गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। लगातार और डेली करंट अफेयर्स पढ़िए और उसको लिखिए और बराबर रिवीजन करिए। आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न जरूर सही होंगे। आज का पहला प्रश्न देखिए, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ है? दुनिया में 19 शहरों को 19 सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन, ध्यान रखना है, कौन से परिवहन के लिए? सार्वजनिक परिवहन की सूची में, है ना, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन की सूची में 19 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें भारत का कौन सा शहर शामिल किया गया? भारत का एक ही शहर शामिल है, वो भी इसके लास्ट में शामिल है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मुंबई। याद रखिएगा, दुनिया के सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों की सूची में मुंबई शामिल किया गया है और 19 शहरों में मुंबई जो है 19वें स्थान पर है, लास्ट में 19वां स्थान मुंबई का है। मुंबई 19वें स्थान पर है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा और सब लोग इस चीज को याद रखेंगे। इसमें 19 शहरों को ही शामिल किया गया था और इन 19 शहरों में से इस 19 शहरों में मुंबई जो है सबसे अंतिम स्थान पर है, 19वें स्थान पर है। याद रखिएगा, सबसे अच्छे शहरों की सूची में। अब इसको जारी किसने किया? तो लंदन का एक आउटलेट, मीडिया आउटलेट है जिसका नाम है टाइम आउट, है ना। यह सूची किसने जारी की है? यह सूची लंदन की एक मीडिया आउटलेट, लंदन की एक मीडिया आउटलेट लंदन की एक मीडिया आउटलेट जिसका नाम है लंदन टाइम्स या टाइम आउट, टाइम आउट इसने जारी किया। टाइम आउट ने जारी किया है। इसको जारी करने वाली संस्था का नाम जो जारी किया है, जारी करने वाली संस्था का भी नाम लिखिएगा। इन्होंने 19 शहरों को लिया है जिसमें से मुंबई सबसे अंतिम में है। एक नंबर पे कौन है? बर्लिन। जर्मनी का जो शहर है बर्लिन एक नंबर पर है, शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो शीर्ष पर एक नंबर बर्लिन। बर्लिन कहां है? जर्मनी में है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, एक नंबर पर है बर्लिन, है ना। दूसरे नंबर पर चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। दूसरे पर कौन सी है? प्राग। प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है, प्राग चेक गणराज्य। तीसरे पे कौन है? तीसरे पर है टोक्यो। तीसरे पर टोक्यो जापान की राजधानी है। तीसरे पर है टोक्यो जो जापान की राजधानी है, तीसरे पर है। चौथा शहर है कोपेनहेगन डेनमार्क का और पांचवा स्टॉकहोम। तो चौथा हम यहां लिख दे रहे हैं, चौथा कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी है और पांचवा जो है स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी। तो 5 सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन की सूची में 5 जो बर्लिन पहला, प्राग चेक गणराज्य की राजधानी दूसरा, टोक्यो जापान तीसरा, कोपेनहेगन डेनमार्क चौथा, स्टॉकहोम स्वीडन 5वें नंबर पर है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ 19 शहरों की सूची में इनका स्थान है। 5 एशियाई शहरों की सूची में नंबर 1 पे कौन है? एशियाई शहरों में टोक्यो एक नंबर पर, सिंगापुर दूसरा, हांगकांग तीसरा, ताइवान की राजधानी ताइपे चौथा और चीन का संघाई 5वां। ये 5 एशिया में नंबर 1 है ना। तो ये याद रखिएगा
बहुत ही महत्वपूर्ण है, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में, ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में वाराणसी की तुलसी घाट रिस्टोरेशन परियोजना का शुभारंभ किया है? किस देश में किया है और किसने? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी की एक तुलसी घाट रेस्टोरेशन परियोजना का शुभारंभ किया है। कहां किया है? तो इसका सही जवाब होगा युगांडा में, है ना, युगांडा। युगांडा की राजधानी है कंपाला, याद रखिएगा, युगांडा के कंपाला में, कंपाला में, है ना। और एक और बात, पहले तो संबंध भारत और दुनिया के देशों का होता था, अब फ्रेंड बन रहे हैं बीजेपी के, ये बीजेपी का पहला फ्रेंड है ना। अब ये अलग तरीके का फ्रेंड, ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी, ध्यान रखिएगा, युगांडा जो है ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी, ध्यान रखिएगा। अब बीजेपी के फ्रेंड बन रहे हैं, भारत के नहीं, ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी है, दुनिया में बीजेपी का फ्रेंड है युगांडा, याद रखना। अब वाराणसी की तुलसी घाट रिस्टोरेशन परियोजना को हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने वहां पर उद्घाटित किया। 3 दिनों के दौरे पर गए थे युगांडा जयशंकर 3 दिवसीय दौरे पर युगांडा गए थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिनों की दौरे पर अप्रैल 2023 में किस देश के दौरे पर गए थे? तो युगांडा। अब युगांडा किस महाद्वीप में आता है बताइए? युगांडा जो आता है किस महाद्वीप में आता है? तो युगांडा जो है अफ्रीकी महाद्वीप का ही, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये सब देश एक पास ही है ना, अफ्रीकी महाद्वीप में आता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां तंजानिया है, तंजानिया में ही दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, जो केनिया के साथ लगा है तंजानिया। सूडान, अभी देखेंगे सूडान में सेना और उसकी पैरामिलिट्री फोर्स आपस में ही लड़ रही है ना। सूडान की राजधानी है खार्तूम, दक्षिणी सूडान की राजधानी है सुबा। और केनिया की राजधानी कहां है? फिजी की राजधानी कहां? सुबा हो गया। दक्षिणी फिजी की राजधानी है, दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? सुबा। और सूडान की राजधानी है खार्तूम, है ना। और केनिया की राजधानी कहां है? केनिया की राजधानी है हवाना। या केनिया की राजधानी नैरोबी है, केनिया की राजधानी नैरोबी, याद रखिएगा, केनिया की राजधानी नैरोबी। फिजी की सूबा है, तो दक्षिणी सूडान की क्या है? सूडान की राजधानी तक खार्तूम है ना। खार्तूम जहां पर नीली नील नदी और व्हाइट नील नदी आपस में मिलती हैं और वहां पर बनाती हैं नील नदी, है ना। तो याद रखिएगा, ये ओवरसीज फ्रेंड बन गया है बीजेपी का। जूबा है ना, दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा, नाम बहुत मिलता जुलता है, जूबा और सुमा, है ना। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें चक्र में किस टाइगर रिजर्व को देश में सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? प्रतिबंधित नहीं, प्रबंधित, मैनेजमेंट वाला। सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन, मतलब किस टाइगर रिजर्व का सबसे अच्छा मैनेजमेंट किया जा रहा है। और ये कौन सा नंबर का है? 5वें। इसके पहले 4 हो चुका है, तो इसमें पूछा जा रहा है किस टाइगर रिजर्व को देश में सबसे अच्छा मैनेजमेंट होने वाला टाइगर रिजर्व घोषित, जहां पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व। और पेरियार टाइगर रिजर्व है कहां पे? केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है, जबकि जिम कॉर्बेट कहां है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट
उत्तराखंड में है। सतपुड़ा कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में। और बांदीपुर जो है कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी है। अब देखिए, अगर इसमें हम देखें, पेरियार 1 नंबर पर है, सतपुड़ा दूसरे नंबर पर, बांदीपुर तीसरे नंबर पर है। ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर पे आ जाएगा, है ना, ये 1 नंबर, सतपुड़ा 2 नंबर पर और बांदीपुर तीसरे नंबर पर मैनेजमेंट के मामलों में ये आते हैं। 3, उसके बाद ये 3 है, बांदीपुर कर्नाटक में है। और ये सभी के चारों नेशनल पार्क भी हैं। तो याद रखिएगा, चारों के चारों नेशनल पार्क हैं। चारों जो है नेशनल पार्क हैं। नागरहोल है ना, इसमें बताया गया है कि अगर देखें तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व लगभग एक बराबर है। तो इसको दोनों को 2 ही नंबर पर रखा गया है। इसको और इसको दोनों को 2 नंबर पर रखा गया है, एक बराबर अंक है इसके। और तीसरे नंबर पर नागरहोल को रखा गया है। नागरहोल कहां है टाइगर रिजर्व? ये भी है कर्नाटक में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक में ही है, याद रखिएगा। ये तीसरे नंबर पर है, जबकि मध्य प्रदेश का सतपुड़ा और बांदीपुर दूसरे, और पेरियार टाइगर रिजर्व पहले नंबर पर है। इन टाइगर रिजर्व के अच्छे मैनेजमेंट के लिए याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। अब तक भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या है 53। भारत में टाइगर रिजर्वों की संख्या है 53 टाइगर रिजर्व हैं। 2 टाइगर रिजर्व, सबसे अंतिम टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। 2 टाइगर रिजर्व अभी और लाइन में है। एक है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। अगर इसको घोषित किया जाता है, पिछले साल से ही हो रहा है, लेकिन अभी इसको जो है इसको शामिल नहीं किया गया है। और एक और उड़ीसा का होगा, है ना, उड़ीसा में एक और टाइगर रिजर्व, उसको जो है नोटिफाई किया गया है। अगर उसको भी घोषित किया जाएगा तो 55वां टाइगर रिजर्व होगा। ये 54वां हो जाएगा। गुरु घासीदास जो है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास। अगर इसको घोषित कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन बोर्ड के द्वारा, तो अथॉरिटी के द्वारा, तो 54 हो जाएगा। और 55वें को भी, जो उड़ीसा में है, उसको भी नोटिफाई किया गया है। लेकिन अभी भी 53 टाइगर रिजर्व ही, है ना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA के सूची में 53 टाइगर रिजर्व ही अभी भी है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रबंधन में सबसे 1 नंबर पर पेरियार टाइगर रिजर्व। किस देश के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के नए समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है ना? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा जापान इज द राइट आंसर। जापान के शोधकर्ताओं ने खोजा है। और क्या खोजा है? यूरेनियम का आइसोटोप। यूरेनियम का एक नया समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप जिसका नंबर दिया गया है U-241, है ना, ये किसका खोजा है? जापान के वैज्ञानिकों ने, है ना, याद रखिएगा। और यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव, है ना, तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। और यूरेनियम को U इसका सिंबल है, U से इसको क्या करते हैं? दिखाते हैं। ये बात याद रखिएगा, इसको U से दिखाते हैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम 239 जो उसको बोलते हैं, जिसको बम बनाने के भी काम आता है, उसका आइसोटोप्स हैं। तो नए 241 जापान के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम 241 की खोज की है। इस नए समस्थानिक की अर्ध आयु 40 मिनट की हो सकती है, ऐसा बताया गया है कि इसकी अर्ध आयु जो है, इसकी अर्ध आयु 40 मिनट की हो सकती है। अर्ध आयु 40 मिनट की हो सकती है ना। इनकी अर्ध आयु, पूर्ण आयु की गणना की जाती है
कई का तो कुछ सेकंड ही होता है, कई का सालों का होता है। इनकी अर्ध आयु जो है रेडियो एक्टिव तत्व 241 40 मिनट की हो सकती है। प्रकृति से पाया जाने वाला एक रेडियोधर्मी तत्व है यूरेनियम। यूरेनियम का 3 समस्थानिक है, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इसके जो है 3 समस्थानिक हैं, है ना, याद रखिएगा। इसकी जीवन काल अर्धायु 40 मिनट, ये इनके अलग अलग होते हैं। अर्धायु होता है, 1/4 आयु होता है, पूर्ण आयु होता है। इसको किताब में पढ़ेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम भी लगेगा, बहुत टाइम लगता है इसको बताने में। इसका पूरा स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा तब जाके इसको समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ यही जानिए कि अर्धायु इसकी 40 होती है, आप किताब में पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा, है ना। यहाँ पे कम समय में समझाना मुश्किल है। आप देखिए इसका अर्ध आयु के बारे में देखिएगा, बहुत सारा इसमें ये तो पढ़े रहना चाहिए, परीक्षाओं में आता भी है। यूरेनियम के 3 समस्थानिक हैं। यूरेनियम के, ये ऐसे प्रश्नों में पूछा जाता है, यूरेनियम के कितने समस्थानिक है, कौन समस्थानिक नहीं है यूरेनियम का। यूरेनियम के 3 समस्थानिक हैं। यूरेनियम के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से? यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239। यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 238 है। बाकी इसके 2 और समस्थानिक जो प्राकृतिक रूप से यूरेनियम में नहीं पाए जाते वो हैं यूरेनियम 236 और यूरेनियम 237। जो इसके समस्थानिक हैं वो प्राकृतिक यूरेनियम में नहीं मिलते हैं, इसके 3 ही समस्थानिक मिलते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब नया समस्थानिक 241 है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 10, 11, 12 या 13 अप्रैल। तो यह उत्तर इसका होगा, इसको मनाया जाता है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह ध्यान रखिएगा, इस साल पूछा जाएगा प्रश्नों में, इस साल इसको प्रश्नों में पूछा जाएगा। हर साल 12 तारीख को मनाते हैं। 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा का वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 1961 में 12 अप्रैल को यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी, इसीलिए मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को रूस के रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ पे मनाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ पर, अंतरिक्ष यात्रा के वर्षगांठ पर मनाया जाता है। मनाया जाता है तो याद रखिएगा 12 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी याद रखेंगे, इससे यही प्रश्न बनेगा कि यूरी गागरिन पहली बार अंतरिक्ष में गए थे तो उनके अंतरिक्ष यात्रा के दिन ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। एनएससी की सहायक कंपनी एनएससी इंडिसेस लिमिटेड ने कौन सा नया इंडेक्स लॉन्च किया है? इकोनॉमी से प्रश्न होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी है एनएससी इंडिसेस लिमिटेड ने कौन सा नया इंडेक्स लॉन्च किया है? इसने नया इंडेक्स जो लॉन्च किया है दोनों ही लॉन्च किया है, जिसका नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इन दोनों को लॉन्च किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। ये नए इंडेक्स लॉन्च किए गए हैं, है ना। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन से नया इंडेक्स इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ये दोनों जो इंडेक्स लॉन्च किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स लॉन्च किया है एनएससी की सहायक कंपनी ने। क्यों? ये निवेश वाहन करने और राजस्व पैदा करने वाली रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्ति का मालिक है, जो अब इस पर इन संपत्ति के प्रदर्शन को ट्रैक और सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करने के लिए
यह कारोबार करता है तो इनका इंडेक्स जारी किया जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। वर्ष 1992 से निगमित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक बाजार के रूप में विकसित हुआ है, जो इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में चौथे स्थान पर आता है। एनएसई दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक को देखने के लिए हमारे पास सेबी बना हुआ है। याद रखिएगा, शेयर्स वगैरह, स्टॉक वगैरह को कंट्रोल करने के लिए सेबी बनाया गया। तो इसकी कंपनी ने ये दो जो है ना इंडेक्स लॉन्च किए हैं। किस राज्य की सरकार के द्वारा पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए और पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए संजीवनी परियोजना, याद रखिएगा कौन सी परियोजना, ऐसे ऐसे परियोजनाएं परीक्षा में आती हैं। संजीवनी परियोजना किसने शुरू किया है? अब देखो संजीवनी परियोजना में होगा क्या, ये देखो आप लोग। पूछा जा रहा है किस राज्य की सरकार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की सरकार, है ना। इसका सही जवाब होगा डी, हिमाचल प्रदेश की सरकार। अब इसने हिमाचल प्रदेश सरकार क्या करने वाली है? हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है पशुधन स्वास्थ्य, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए और पशुपालकों को भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं देने के लिए, पशुओं और पशुपालकों दोनों को चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए या क्या शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा? संजीवनी परियोजना शुरू किया गया। याद रखिएगा, इसका सारा जवाब इन प्रश्न में और उत्तर में ही है। आज से पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा संजीवनी परियोजना किस लिए शुरू किया गया? तो पशुओं और पशुपालकों को चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए, ये उत्तर हो जाएगा। या किस सरकार के द्वारा पशुधन स्वास्थ्य देखभाल और पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा देने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया गया है? तो ये भी उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से इसमें ये प्रश्न बनेंगे और आप याद रख लीजिएगा। ऐसे प्रश्न जब भी पूछा जाए तो याद रख लेना है और परीक्षा में अवश्य आएगा ये। राज्य के 12 जिलों में 44 ब्लॉकों में किसानों की सेवा करेंगे। शुरुआत में राज्य के 12 जिलों में शुरू किया जाएगा। राज्य के 12 जिलों के 44 ब्लॉकों में शुरू किया जाएगा। ब्लॉकों में शुरू किया जाएगा। अभी शुरू नहीं है, अभी शुरू किया जाएगा, है ना। इस महीने के लास्ट तक शुरू होने की उम्मीद है, ये बात याद रखिएगा। पशुपालन निदेशालय में केंद्रीय कॉल सेंटर भी इसमें बनाए जाएंगे। कॉल सेंटर को 44 मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के साथ एकीकृत इसमें किया जाएगा। इस परियोजना के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक स्थापित करने का प्रस्ताव है। पशुओं के लिए मोबाइल क्लिनिक, मोबाइल पर फोन कर दीजिए, क्लिनिक जो है जो गाड़ियों पर रहेगी वो पहुंच जाएगी पशुओं की देखभाल के लिए। तो ये सब सुविधाएं संजीवनी परियोजना के तहत किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। वित्त वर्ष 2022-23 में एमपी लैड्स के तहत किस राज्य को सबसे ज्यादा फंड प्राप्त हुआ है? एमपी लैड्स क्या है? एमपी लैड्स वो होता है कि प्रत्येक एमपी मतलब सांसद सदस्य को प्रति वर्ष उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं, है ना। इसके तहत पहले ये जान लीजिए, इसके तहत प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में वो छोटे मोटे बहुत सारे काम करवा सके, अपने निर्वाचन क्षेत्र विकास के लिए। प्रति वर्ष 5 करोड़ यानी 5 सालों में 25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। कितनी है? वहां लोकसभा की सीटें हैं 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31, है ना। तो सबसे ज्यादा फंड उनको 2022-23 में यूपी को दिया गया, सबसे ज्यादा फंड दिया गया, जाहिर सी बात है उसी को दिया जाएगा। 400 करोड़ से भी ज्यादा दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश को दिया गया सबसे ज्यादा। लेकिन अगर यह प्रश्न है कि इस फंड का सबसे अच्छा इस्तेमाल किसने किया है, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश ने अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सबसे अच्छा इस्तेमाल करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात सबसे अच्छा इस्तेमाल करने वाला राज्य है।
इस फंड का सबसे अच्छा इस्तेमाल, अच्छा प्रयोग, सबसे अच्छा प्रयोग गुजरात के द्वारा किया गया है। गुजरात के द्वारा किया गया है, गुजरात के द्वारा किया गया है, यह बात याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश को इसके तहत कितना फंड मिला है? उत्तर प्रदेश को इसमें सबसे ज्यादा फंड मिला है, और उत्तर प्रदेश को जो फंड मिला है 427.5 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिला है। 427.5 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। अब एमपी लैट के साथ सबसे ज्यादा रुपया प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल को मिला है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फंड, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फंड बिहार को, और चौथे पर सबसे ज्यादा फंड मिला है पश्चिम बंगाल को। ये 4 एमपी लेट के तहत सबसे ज्यादा फंड प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश पहला, महाराष्ट्र दूसरा, बिहार तीसरा और पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर है ना। और सबसे अच्छा उपयोग करने के मामले में गुजरात 1 नंबर पर है, यह बात ध्यान रखिएगा। गुजरात फंडों का उच्चतम उपयोग हुआ है, 145.11% जो इन्होंने खर्च किया। सबसे अच्छा उपयोग करने के मामले में दूसरे नंबर पर है झारखंड, तीसरे पर कर्नाटक, चौथे पर केरल का नाम आता है ना। सबसे अच्छा उपयोग गुजरात, गुजरात के बाद झारखंड, झारखंड के बाद जो नंबर आता है वो कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल अच्छा उपयोग में। मैं यहां लिख देता हूं अच्छा उपयोग। अच्छा उपयोग में सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा गुजरात, गुजरात के बाद जो आएगा झारखंड, झारखंड के बाद आएगा कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आएगा केरल, जो इस फंड का सबसे अच्छा इस्तेमाल किए हैं। सबसे ज्यादा फंड पाने वाले ये 4, सबसे अच्छा इस्तेमाल करने वाले ये 4। तो ये सब याद रखिएगा आप लोगों को। 5 करोड़ रुपया प्रत्येक सांसद को मिलता है। किस राज्य के राज्यपाल आर.एन. रवि ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी? वहां कानून बन गया। अब राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दिया तो क्या बन गया? एक्ट बन गया अब, है ना। तो किस राज्य के राज्यपाल हैं? आर.एन. रवि। आर.एन. रवि किस राज्य के राज्यपाल हैं? ऑनलाइन गैम्बलिंग पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु इज द राइट आंसर। आर.एन. रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, जिन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने संबंधित विधेयक को मंजूरी दी। गौरतलब राज्यपाल रवि द्वारा इस विधेयक पर पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार के पास वापस लौटाए जाने के बाद मार्च 23 में तमिलनाडु विधानसभा ने इसे सर्वसम्मति से फिर से पारित कर दिया था। यह विधेयक फैंटेसी खेलों सहित ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेम्स रमी और पोकर को विनियमित करने का भी प्रयास करेगा। जो रमी खेलते हैं, पोकर खेल के पोकर खेलो और बड़ा पैसे कमाओ, रोज 50,000 रुपये कमाओ, ये वाले जो आते हैं रोज 50,000 रुपये लोग कमा लेते हैं, या जो फैंटेसी गेम है ड्रीम 11, तो इनको भी कंट्रोल किया जाएगा। ऑनलाइन जितने भी गैम्बलिंग, जितने भी खेल हैं, सबको कंट्रोल करने के लिए यह विधेयक बनाया गया है। इस कानून के तहत समिति गठन किया जाएगा जो व्यक्तिगत सब कंपनियों की जांच करेगी और निर्धारित करेगी कि उन्हें विनियमित या प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है या नहीं। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर समिति। तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन से जुड़े प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 9 जून 2022 को न्यायमूर्ति चंद्रू के नेतृत्व में 4 समिति का गठन किया था। समिति ने 27 जून 2022 को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी, जिसमें एक अध्यादेश लाकर रमी और पोक्स सहित ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन गैम्बलिंग पर तमिलनाडु इस पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है। हाल ही में विश्व शतरंज द्वारा आयोजित आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट में खिताब किसने जीता है? विश्व शतरंज द्वारा आयोजित किया गया खेल का क्या नाम है? आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट में। इसका सही जवाब हो जाएगा डी गुकेश। डी गुकेश, ये बिल्कुल सही जवाब है। डी गुकेश ने आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट में खिताब जीत लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, याद रखिएगा। डी गुकेश 16 वर्षीय डोमरा राजू गुकेश, डी गुकेश का पूरा नाम है डोमरा राजू गुकेश, ने क्या किया है? 16 वर्ष के हैं,
और 16 वर्षीय विश्व शतरंज द्वारा आयोजित आर्मागेडन चैंपियन सीरीज 2023 के दूसरे आयोजन में विजयी हुए। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को हराकर खिताब जीता है। अब डी गुकेश ने किसे हराया? तो डी गुकेश ने किसको हराया? नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को हराया, याद रखिएगा। और इन्होंने यह खिताब जीत लिया। आर्मागेडन एक ब्लीच शतरंज का एक वेरिएंट है जो सीरीज के बाद एक विजेता निर्धारित करने के लिए खेला जाता है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, डी गुकेश ने यह प्रतियोगिता जीत लिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।